तो अभी हम क्या करते हैं, चार्ट्स पे चलते हैं और अब आपके प्रश्न भी ले लेते हैं और देख लेते हैं कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं। मतलब जनरली कुछ चार्ट्स देख लेंगे और जो भी आप चार्ट बोलेंगे वही देख लेंगे। तो ये कल का चार्ट खुला हुआ है। तो सबसे पहले एक वो यूपीएल का चार्ट था, तो यूपीएल का चार्ट देख लेते हैं। तो ये यूपीएल का चार्ट है। तो यूपीएल का जब भी हम एनालिसिस अब कर रहे हैं तो हमको ट्रेंड देखना है। तो ट्रेंड देखे बिना हम एनालिसिस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम मासिक चार्ट पे चलते हैं। तो मासिक चार्ट पे गए, तो मासिक चार्ट पे हमने पूरा चार्ट ही देख लेते हैं एक बारी। ये पूरा चार्ट है। तो पूरा चार्ट जब हमने देखा तो यहां पे एक अप ट्रेंड था, फिर एक अप ट्रेंड यहां पे भी था, अभी डाउन ट्रेंड है। तो ये तो हो गया। अब जब हम कल की डाउ थ्योरी की बात करें तो अगर हम इस एरिया को देखते हैं, मान लेते हैं ये वाला जो एरिया है, यहां तक ही इसको छोड़ देते हैं, इसके आगे जो इसका जो बाद का डाउन ट्रेंड है इसको छोड़ देते हैं, यहां तक देखते हैं। तो डाउ थ्योरी की बात करें तो हम बोलते हैं कि प्राइमरी ट्रेंड अपवर्ड्स है और उसमें छोटे छोटे ट्रेंड डाउनवर्ड है। ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड आया, फिर यहां पे भी एक छोटा सा एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, तो मैं इसको मार्क नहीं करता हूं। एक छोटा ये आया। तो सेकेंडरी ट्रेंड बीच में डाउनवर्ड्स हो सकते हैं। ये डाउ थ्योरी है। अगर हम इसको और बड़ा कर लें, इसके साप्ताहिक चार्ट पे चले जाएं, तो हो सकता है हमको डाउनवर्ड ट्रेंड में माइनर ट्रेंड्स भी दिखाई दे जाएं। तो हम उसको अभी नहीं देखते हैं क्योंकि ये तो पुरानी चीज हो गई है। तो अभी हम ये सारी आकृतियां डिलीट कर देते हैं और सिर्फ अभी का देख लेते हैं। आज आप अभी क्या हो रहा है, तो हम ये वाला पोर्शन देख लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन हम पहले साप्ताहिक चार्ट पे चलते हैं। तो साप्ताहिक चार्ट पे अगर हम इस पूरे पोर्शन को देखें तो यहां पे लग रहा है कुछ किसी तरह की कंसोलिडेशन है। और अगर हम वापस मासिक चार्ट पे जाएं तो डाउ थ्योरी क्या कहती थी? डाउ थ्योरी कहती थी यहां पे एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेशन के बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन है, ये सारा पब्लिक पार्टिसिपेशन है, और यहां और उसके हिसाब से डाउ थ्योरी के हिसाब से चलें तो हो सकता है ये भी एक सेकेंडरी ट्रेंड है। मतलब अभी ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है। तो डाउ थ्योरी के हिसाब से अगर देखें तो हो यहां तक वो अपर ट्रेंड चल रहा है। तो यहां पे एक एक्यूमुलेशन थी, फिर ये पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज था। इसको हम बोल सकते हैं ये एक्सेस फेज है। तो ये एक्सेस फेज में चला गया और उसके बाद अब ये टॉप पे जब पहुंच गया तो ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। यहां पे कंसोलिडेशन हुई तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। जब ये कंसोलिडेशन हो रही थी, मतलब जब भी 2022 में 2021 में जब ये हो रहा था, उस टाइम हम नहीं बोल सकते थे ये कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। उस टाइम हो सकता था ये इसके बाद ऊपर चलना शुरू हो जाता, तो हमको नहीं पता था। तो जब तक ये पूरा कंसोलिडेशन फेज खत्म नहीं हो जाता हम नहीं बोल सकते कि अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है कि हो रहा है कि क्या होगा। पर ऐसे जब ऐसा हो जाए तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। तो यहां पे अगर आप ट्रेड लेते तो कैसे ट्रेड लेते जो हमने कल देखा था। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये आकृतियां हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ये सब डिलीट कर देते हैं, सारी डिलीट कर देते हैं। तो
अगर हम इसको मार्क करें तो पहले हमारी एक सपोर्ट यहां बनी। सपोर्ट मतलब जहां पे भाव आता है और उसके बाद बाउंस कर जाता है, भाव आता है फिर बाउंस कर जाता है, भाव आता है फिर बाउंस कर जाता है, तो ये सपोर्ट होता है। तो जैसे हमारी गेंद थी वो नीचे जाती थी फिर ऊपर आ जाती थी, फिर नीचे जाती थी फिर ऊपर आ जाती थी, तो मत यहां ऐसे ही है, भाव नीचे आता है फिर बाउंस कर जाता है, तो वो एक सपोर्ट हो जाती है। तो ये एक सपोर्ट है। और सपोर्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं होता, जैसे यहाँ पे 707 रुपए 80 707 रुपए 80 पैसे आ रहा है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा वो, मतलब 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। तो 707 का आप 700 तक भी नीचे की तरफ चले जाएंगे, 707 का हो सकता है थोड़ा सा 715 की तरफ ऊपर की तरफ चले जाएंगे, तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रोक्सीमेशन होती है थोड़ी सी। तो अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा नीचे भी बना दें तो भी उसमें कोई हर्जा कर्जा नहीं है। अब जैसे मैंने 693 पे बना दिया, कोई बात नहीं। तो ये वैसे भी साप्ताहिक चार्ट है तो थोड़ा सा ज्यादा होगा इसमें, अगर आप दैनिक चार्ट पे चलेंगे तो इतना ज्यादा नहीं होगा। तो यहां पे आपने ये बना दिया, तो जब भी आपका प्राइस इस पे आता है और बाउंस मिलता है आपको, तो आप फिर ट्रेड ले लेंगे। तो ट्रेड आप दैनिक चार्ट पे ही लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। तो अभी अभी आप देखिए, यहां पे प्राइस आया और कई बार आया और फिर बाउंस कर गया। एक रेखा और बना लेते हैं, इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये भी एक सपोर्ट है, कि यहां पे एक बारी प्राइस आया फिर एक बारी दोबारा आया और फिर बाउंस कर गया। और यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, तो ये प्राइस ना ऊपर से टकरा के बाउंस हुआ ना नीचे से टकरा के, तो ये बीच में कहीं रह गया। तो ऐसा कई बार हो जाता है। तो वो अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे ठीक कैंडल मिल रही है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले भी सकते हैं। तो अभी हम दैनिक चार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं एक बारी कि ट्रेड कब लिया जाता है। अच्छा, इससे पहले ना क्या करते हैं, रेजिस्टेंस भी मार्क कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस तो यहां पे मार्क कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस यहां पे भी मार्क कर सकते हैं। बल्कि इसको अगर हम यहां ना करके यहां से शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां पे भी ये ऊपर जाके नीचे आ गया था, तो यहां पे फिर हुआ, फिर यहां पे हुआ, तो ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम अब दैनिक चार्ट पे चलते हैं। ये हमने लाइनें तो बना ली हैं, वीकली चार्ट पे बनाई है, कोई बात नहीं हो, बट जनरली अब अगर आप दैनिक चार्ट पे काम करें तो दैनिक चार्ट पे ही आप ऐसी रेखाएं बनाएंगे। तो हम पीछे चलते हैं, तो हमने ये रेखाएं बनाई हुई थी। हाँ, तो यहाँ पे आ गए हमने ये रेखाएं बनाई हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जब प्राइस आया तो हमको पता नहीं था कि दोबारा बाउंस करेगा, ये बस दोबारा यहाँ पे बाउंस किया और ये एक ड्यूअल डिप बना है यहाँ पे। लेकिन ये कैंडल इतनी अच्छी नहीं है, वॉल्यूम तो बहुत अच्छी है लेकिन इसकी बिग थोड़ी सी बड़ी है, और पिछली रेड कैंडल को इसने निकाल के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, तो इसको हम फिर भी इग्नोर भी कर सकते हैं। इग्नोर करना ही अच्छा रहता, क्योंकि ये ज्यादा ऊपर तक गया नहीं। और अगर आपने ले भी लिया होता मतलब थोड़ा फायदा तो हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो मतलब उस समय आपके मन में क्या चल रहा है, कैसे आपका एनालिसिस चल रहा है, तो हो सकता है आप ले लेते, हो सकता है ना भी लेते, पर इतना बहुत अच्छा ट्रेड नहीं था ये। फिर भी थोड़ा बहुत लाभ तो हो ही जाता, मतलब हो सकता है 5-6% का लाभ हो जाता। फिर वो तीसरी बार यहां पे आया, तो अब आप इसको या तो आप ट्रिपल बॉटम भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि ये सपोर्ट पर आ रहा है। और ये सपोर्ट पर आया, अब हम अपने इंजन को देख लेते हैं, क्या ये एक मानव कैंडल है? हाँ जी है, करीब करीब 2.5% की कैंडल है। दूसरी चीज देखी, क्या इसकी वॉल्यूम, नहीं नहीं, दूसरी चीज ये देखी, क्या इसने पिछले रेड कैंडल को क्रॉस करके ऊपर क्लोज दिया है? हाँ दिया है। फिर हमने वॉल्यूम को देखा, इसमें पावर है कि नहीं है। तो पावर को देखा तो वॉल्यूम थोड़ी सी कम लग रही है, तो हम थोड़ा सा उसको एक बारी इग्नोर कर देते हैं कि आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या चीज है। फिर हमने देखा कोई पैटर्न बन रहा है क्या, तो यहाँ पे डबल बॉटम नहीं ट्रिपल बॉटम बन रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ट्रिपल बॉटम डबल बॉटम से बढ़िया पैटर्न है, क्योंकि वो तीसरी बारी आ रहा है यहाँ पे। फिर हमने देखा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है, तो हाँ सपोर्ट पे है। तो वॉल्यूम इतनी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन बाकी तीनों इंजन काम कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं यहाँ पे ले लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे ले लेते हैं ट्रेड। और यहाँ पे लिया,
तो ये फिर थोड़ा सा ऊपर तक गया। अगर हम देखें कितना हमको फायदा हो जाता अगर हमने यहाँ सुबह के टाइम लिया होता, और हो सकता था कि हम यहीं तक जाते, ज्यादा ऊपर तक नहीं जाते, क्योंकि हमको लगता कि ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है तो यहां तक ही जाते, तो हमको करीब करीब 7.5% का फायदा हो जाता। 7, 7.5 नहीं तो 7% का हो जाता, तो अच्छा ट्रेड मिल जाता, और वो करीब करीब हमको 15 दिन में ये फायदा हो जाता। तो इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं। तो ऐसे ही आप देखेंगे ये चौथी बारी यहां आया, जब चौथी बारी आया तो ये एक बड़ा अच्छा ट्रेड मिल सकता था आपको। चौथी बारी आया, ऊपर गया, फिर वापस आ गया ये, तो ये बोल सकते हैं आप पांचवी बारी आया। अगर आप बने रहते तो एक अच्छा अच्छा ट्रेड आपको मिल जाता। नहीं बने रहते तो हो सकता है आप 4-5% में फिर भी आपका 3-4% का फायदा फिर भी हो जाता। फिर एक बार ये आया, इसको इसने तोड़ दिया और नीचे चला गया। नीचे चला गया, चलो कोई बात नहीं, नीचे चला गया तो चला गया। फिर उसके बाद वो ऊपर आ गया, तो यहां पे तो कोई ट्रेड बन नहीं रहा था। लेकिन अब ये दोबारा यहां पे आया, तो इस वाले सपोर्ट पे दोबारा आया, और ये डबल बॉटम भी आप बोल सकते हैं, ड्यूअल डिप भी बोल सकते हैं, यहां पे बन रहा है। ड्यूअल डिप कैसे बन रहा है? पहला बॉटम और दूसरा बॉटम, तो ये बन रहा है। तो आपने अगर यहां ट्रेड लिया और आपको पास सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अच्छा एक चीज और, जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि जो जिस घर की हम बात कर रहे थे उसका ग्राउंड फ्लोर है और उस पर एक फर्स्ट फ्लोर है, और ग्राउंड फ्लोर पे एक छेद है, और छेद के नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर के नीचे एक बेसमेंट भी है। तो बेसमेंट का क्या मतलब है कि आपने बॉल डाली और वो बॉल छेद से नीचे चली गई, मतलब सपोर्ट के नीचे चली गई, जैसे कि यहां हुआ है, सपोर्ट के नीचे चली गई है। और यहां पे जैसे हुआ है कि यहां पे रेजिस्टेंस के ऊपर चली गई, मतलब छत पे भी एक छेद था, वो छत के छेद को क्रॉस करके ऊपर चली गई, ऊपर वाले फ्लोर पे चली गई। तो ये भी हो सकता है कि वो ऊपर वाले उस पर चली जाए। तो जब ऐसे होता है कि वो नीचे वाले बेसमेंट में चली जाती है, तो बेसमेंट का जो फ्लोर है वो आपका नया सपोर्ट बन जाता है, और जो ग्राउंड फ्लोर का जो फ्लोर था वो फ्लोर नहीं रहता, वो छत बन जाती है, तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाती है। तो इसका क्या मतलब है, जो पहले सपोर्ट थी अगर वो सपोर्ट से नीचे चला जाता है प्राइस, तो वो सपोर्ट नहीं रहती, वो एक रेजिस्टेंस बन जाती है। और इसी तरीके से अगर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है और ऊपर चला जाता है, तो वो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं रहती, अब वो सपोर्ट बन जाती है, और हमको नई रेजिस्टेंस ढूंढनी होती है। तो यहां पे वो ऐसे चीजें हो रही हैं, सब हो रही हैं। तो यहां पे हमने लिया, तो अब ये जो सपोर्ट थी ये पहले सपोर्ट हुआ करती थी, लेकिन अब ये रेजिस्टेंस है। तो अब ये देखिए यहां तक प्राइस गया, फिर रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसके बाद फिर ऊपर चला गया। तो यहां पे थोड़ा सा आपको सावधान हो जाना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है कि आगे हम बेच दें यहां पे, फिर अभी रुके रहें। वो अलग तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आ जाती है कि किस तरह से करना है, जो हमने कल पढ़ी थी मूविंग एवरेजेस वगैरह, उसको देख के हम ये देख सकते हैं। मूविंग एवरेजेस या हायर हाई हायर लोज वो सब देख के हम ये कर सकते हैं। पर अभी के लिए हम मानते चलते हैं कि ये अब रेजिस्टेंस पे हमको बेचना है, तो यहाँ पे हम बेच सकते हैं। फिर एक बार जब रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया तो ये सपोर्ट बन गया। जब ये सपोर्ट बन गया तो आप इस कैंडल पे भी एक ट्रेड ले सकते थे, और फिर वो ऊपर तक रेजिस्टेंस तक चला जाता। तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया पुरानी चीजें, अब आ जाते हैं वर्तमान पे। तो वर्तमान में ये है, अब आप वर्तमान में एक बार दोबारा साप्ताहिक चार्ट पे चलते हैं। वर्तमान में देखें तो मान लेते हैं यहां से यहां तक अब ये डाउन ट्रेंड है। तो हमने अब जब ये नीचे आ गया तो अब हमको पता लग गया कि ये जो था, ये कंसोलिडेशन जो था, ये डिस्ट्रीब्यूशन था। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हुआ और उसके बाद ये पब्लिक पार्टिसिपेशन यहां पे शुरू हो गया। जब पब्लिक पार्टिसिपेशन शुरू हो गया तो अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है। अब बात ये आ जाती है कि यहां पे स्विंग ट्रेडिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो कल हमने बात करी थी कि 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं।
एक अपवर्ड ट्रेंड, एक डाउनवर्ड ट्रेंड और एक साइडवेज ट्रेंड। तो अपवर्ड ट्रेंड सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है एक ट्रेड लेने के लिए। डाउनवर्ड ट्रेंड नॉट सो गुड, मतलब आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, बहुत आपको संजीदा रहना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आप लें कि ना लें। अगर साइडवेज ट्रेंड है जैसे यहां पे था, तो यहां पे आप ले लेते तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाता। अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, यहां पे लें या ना लें। तो अभी ये साप्ताहिक चार्ट है, सबसे पहले हम दैनिक चार्ट पे चलते हैं और लास्ट वाली जो ये मूव है इसको देख लेते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये एक कंसोलिडेशन है दैनिक चार्ट पे। और अगर हम इस रेक्टेंगल को हटा दें और यहां पे रेखाएं बना लें, तो ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको, हो गया। तो ये रेजिस्टेंस है, ये हमने मार्क कर लिया। अब जब ये ऐसा फेज है तो अभी हमको ये नहीं पता ये सपोर्ट टूट के और नीचे ना चला जाए, प्राइस हो सकता है चला जाए। ये भी हो सकता है कि अब रेजिस्टेंस टूट के ये ऊपर चला जाए प्राइस, ये भी हो सकता है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन जब तक ये कंसोलिडेशन में है तो हम ये जरूर कर सकते हैं कि अगर हमको यहाँ पे सपोर्ट पे प्राइस दिख रहा है और एक अच्छी हमको मानव कैंडल दिख जाए, बाकी जो हमारे रूल्स हैं वो सारे फॉलो हो रहे हो, तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले सकते थे 22 मार्च को एक ट्रेड लिया जा सकता था, जब कैंडल बनी थी करीब करीब 3% की, वॉल्यूम भी अच्छी थी, और कैंडल ने पिछली रेड कैंडल्स पिछली 3-4 रेड कैंडल्स को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी थी, और उसके बाद ये प्राइस ऊपर तक चला गया। तो ये प्राइस रेजिस्टेंस तक तब गया तो हमको करीब करीब समझ लेते हैं 7.5% का फायदा हो सकता था। तो ये था, ये बिल्कुल डबल बॉटम बना था, सपोर्ट पे बना था। हमारे 3 इंजन, तीन के चारों के चारों इंजन यहाँ पे बने हुए थे। तो चारों के चारों इंजन थे, मतलब प्राइस भी था, कैंडल बहुत अच्छी थी, पावर भी थी, वॉल्यूम भी बहुत अच्छी थी, पैटर्न भी दिख रहा था, डबल बॉटम पैटर्न है, और सपोर्ट पे था। तो चारों के चारों इंजन यहाँ पे हमको दिख रहे थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड था और उसको हमको 7.5% का फायदा भी हो सकता था। परंतु अभी क्या है, ये अब रेजिस्टेंस पे है। तो अब ये हो सकता है ऊपर चला जाए, हो सकता है ये वापस टकरा के नीचे आ जाए, तो अभी हमको कुछ भी नहीं पता इसका। पर हमको अभी और इसका एनालिसिस करना है, तो कैसे करेंगे? तो एक काम और करते हैं, हमने कल ट्रेंड लाइंस पढ़ी थी, तो हम एक जाते हैं, ये एरो हटा देते हैं और यहां पे एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं ये टॉप लिया हमने और एक ट्रेंड लाइन बनाई। तो अगर आप ट्रेंड लाइन के अभी नीचे ही है, प्राइस ट्रेंड लाइन के काफी नीचे है, तो हम क्या करेंगे, एक और ट्रेंड लाइन बनाएंगे। तो अभी हमने क्या किया, पहले ये वाला टॉप लिया था और ये वाला टॉप, इन दोनों को ज्वाइन किया था। अब हम क्या करेंगे, ये वाला टॉप ले लेंगे और एक दूसरा टॉप ये ले लेते हैं, इनको कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये करीब करीब 45 डिग्री की है, जो हम कल बात कर रहे थे। तो ये अच्छी ट्रेंड लाइन है। अब ये दूसरी ट्रेंड लाइन जो है, ये मतलब अगर ऊपर से देखें तो 45 से ज्यादा की है, मतलब ऊपर से हम देख रहे हैं तो ये इतनी ट्रेंड लाइन अच्छी नहीं है, लेकिन अभी हमको यही लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये वाली ट्रेंड लाइन है ये काफी ऊपर है। तो प्राइस ने अभी इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं किया है और काफी दूर है अभी इस ट्रेंड लाइन से, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। तो यहां पे अभी हम रिवर्सल नहीं बोल सकते हैं। अभी हम दैनिक चार्ट पे वापस चलते हैं। तो अब जब प्राइस पहले तो इस रेजिस्टेंस को तोड़े, ऊपर जाए, फिर इस ट्रेंड लाइन को तोड़े और ऊपर जाए, तभी हम बोलेंगे कि अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड खत्म हो गया है। उससे पहले अगर आप ट्रेड ले लेते हैं तो वो थोड़ा सा जोखिम भरा होगा। हो सकता है वो सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है वो सक्सेसफुल ना हो, परंतु अभी तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये वैसे ही रेजिस्टेंस पर है। और मान लेते हैं कि आने वाले समय में एक कैंडल यहां पे बन जाती है,
यहां बन जाती है, मतलब अगले 3-4 दिनों में यहां पे एक अच्छी बढ़िया कैंडल बन जाती है जो रेजिस्टेंस के ऊपर बन जाती है, तो भी आप नहीं ले सकते क्योंकि ट्रेंड लाइन अभी बस थोड़ी सी ऊपर है। तो हो सकता है वो प्राइस यहां तक जाए, यहां पे टकराए और फिर वापस आ जाए, तो वो एक जोखिम भरा काम है। तो इसके लिए जो हम अभी पीपीटी में भी बात कर रहे थे, कॉन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे कि अगर ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंस हमको मिल जाए तो हम ले भी सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमारे अगेंस्ट है, तो यहाँ पे लेना नहीं चाहिए। पर हाँ, अगर प्राइस यहाँ पे दोबारा आ जाए, इस सपोर्ट पे दोबारा आ जाए और फिर हमको एक अच्छी कैंडल मिल जाए, फिर हमको सारे इंजन मिल जाए या 3 इंजन मिल जाए, तो हम तब ये ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हो गया यूपीएल का पूरा एनालिसिस। हाँ जी, बताइए इसमें क्या आपको लगा, क्या प्रश्न है, क्या आपका एनालिसिस क्या कहता है? जैसे क्वेश्चन तो छोटा था, आशीष ने बस इतना बोला था डबल बॉटम बन रहा है। हाँ, तो बना और बन के खत्म भी हो गया वो तो। पर हमने पूरा एनालिसिस कर लिया, जो भी चीजें हमने अभी तक सीखी हैं वो सारी यहाँ पे हमने लगा के देख ली हैं। तो एनालिसिस आपको ऐसे ही करना है। अब मैं बोलता हूं कि रोज के आप 100 स्टॉक्स देख सकते हैं, तो 100 स्टॉक्स में अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बोलेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, आपने तो जल्दी कर दिया, मेरे को तो एक स्टॉक में ही आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा, इतनी जल्दी मैं नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है नहीं कर पाए, पर शुरू में क्या है, आप धीरे धीरे करके चलेंगे। तो शुरू में आप अपना एनालिसिस करके चलेंगे, ऐसी लाइंस बना के चलेंगे, लाइंस बनी रहेंगी आपकी। आगे आने वाले समय में जब लाइंस बनी होंगी तो आपको सारा दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो यूपीएल आपने आज कर लिया, तो कल आप सिर्फ आखिरी वाला पोर्शन देखेंगे, सिर्फ यहां का देखेंगे, क्योंकि पुराने पोर्शन का तो आपको पता ही है। चलिए, और कौन सा आप स्टॉक बोल रहे थे? अगर इस पे कोई और प्रश्न नहीं है या इस पे कुछ नहीं है तो नया स्टॉक देख लेते हैं, एक और स्टॉक देख लेते हैं आज। रुकिए जरा, ठहरिए, मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता था। मैं स्विंग ट्रेडिंग पर एडवांस क्लासेस भी लेता हूं। अगर आप मेरी एडवांस क्लास लेना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वापस फ्री ट्रेनिंग पर चलते हैं। वैसे समय तो हो गया है, पर एक स्टॉक और देख लेते हैं कोई। वो वाला देख सकते हैं। कौन सा वाला? बजाज फाइनेंस था शायद। अच्छा, बजाज फाइनेंस देख लेते हैं। एक अनुराधा कुछ बोल रही थी जिसमें कैंडल उनको छोटी दिखाई दी थी, वो कौन सा था? माइक बंद है आपका। वो था BAL बलमला, बी मैं बोल देती हूँ, BALMLA। बालमर लॉरी। हाँ। अच्छा ठीक है, वो देख लेते हैं। बालमर ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है। तो इसको देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें कहाँ पे कैंडल है जो आपको छोटी लग रही थी? मेरे को डेट बता दीजिए। कैंडल छोटी नहीं लग रही थी, वॉल्यूम कम लग रही थी आपको। चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे याद है आपको कहाँ पे है वॉल्यूम कम? ये है ना, इधर आज वॉल्यूम वाली, ज्यादा है। क्या? आज वाली कैंडल, आज आज की कैंडल। आज की कैंडल, ओके, आज की कैंडल, ओके। आज की कैंडल ये देख लेते हैं। पहले तो ये 7% की कैंडल है, ये दानव कैंडल है, तो इस पे तो कोई ट्रेड बनता ही नहीं है, किस मतलब पहले देखते ही इसको रिजेक्ट कर देंगे। परंतु अब देखते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम देखने के लिए हमको एक चीज ये करनी पड़ेगी कि यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल्स बनी हुई है और उसकी वजह से यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है कि ये छोटी कैंडल है। तो हमको थोड़ा पिछला जब हमको देखना है तो हमको ये वाला चीजें देखनी है। तो यहाँ पे ये बड़ी कैंडल है कि छोटी कैंडल है हमको पता नहीं लग रहा है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पिछली कैंडल्स को छुपा देते हैं। अब देखिए अब तो आज की दिख रहा कैंडल है, में कितनी वॉल्यूम है। अब तो दिख रहा है, हाँ अब सही दिख है। रहा है। तो ये काफी बड़ी कैंडल है और वॉल्यूम भी बहुत बड़ी है। तो इसमें क्या करना था, इसमें आज के दिन तो कोई ट्रेड नहीं बनता क्योंकि बहुत रिस्की हो जाता है। एक बार इसका साप्ताहिक चार्ट देखें तो कैसा लग रहा है। हाँ तो साप्ताहिक चार्ट में अच्छा लग रहा है, ये ट्रेंड ऊपर है, फिर ये थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ पे अगर हम अब दैनिक चार्ट पे जाएं तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा था, फिर प्राइस यहाँ पे आया जो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे था, तो इनको डिलीट कर देते हैं दोनों को। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक सपोर्ट है। सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे चला जाए तो वही हम बोलते हैं जैसे अप्रोक्सीमेशन होती है, तो ये सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे चला गया और उसके बाद ये बाउंस करके ऊपर गया है। तो किसी ने अगर इस कैंडल पे तो ले नहीं सकते थे 14 मार्च की, क्योंकि उससे पहले एक दानव कैंडल बनी हुई थी, रेड कैंडल बहुत बड़ी थी, तो इस 24 मार्च पे तो नहीं ले सकते थे। पर इसके बाद ये वाली जो कैंडल बनी ये भी बहुत बड़ी है, 8% की कैंडल है, तो ये भी बहुत बड़ी है। तो यहां पे भी लेना थोड़ा सा मुश्किल ही था। यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता था, लेकिन स्विंग ट्रेड थोड़ा सा जोखिम वाला काम था। अगर ये 3% की 4% की कैंडल होती, अगर 5% की होती तो भी हम बोल सकते थे कि यहाँ पे लिया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है, 8% की हो गई है, तो इसलिए इसमें ठीक नहीं है कि यहाँ पे स्विंग ट्रेड लिया जाए। लेकिन पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता था, और पोजिशनल ट्रेड आप देखेंगे तो इसके बाद इस स्टॉक ने काफी अच्छी मूव दी है। अगर किसी ने यहाँ पे लिया होता तो ये 22% ऊपर आ गया है तब से, और 19 दिन ही लगे हैं इसको, 20 दिन भी पूरे नहीं लगे। तो उस हिसाब से पोजिशनल ट्रेड के लिए बहुत अच्छा था ये। पर हाँ ये जरूर है कि वॉल्यूम आज की वॉल्यूम भी अच्छी है। तो ये पोजिशनल ट्रेड लेना है तो आज वाली कैंडल को देख के ले सकते थे। नहीं, आज वाली कैंडल को लेके फिर भी नहीं ले सकते, क्योंकि अब ये टॉप के पास पहुंच रहा है, मतलब रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है, तो रेजिस्टेंस के पास नहीं लेना है हमको, सपोर्ट के पास लेना है। ठीक है, तो सपोर्ट के पास तो सपोर्ट से बहुत दूर है। हमारे इंजन देखने कौन कौन से हैं। कैंडल पहले तो ये दानव कैंडल हो गई है, तो वो भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। दूसरी चीज वॉल्यूम तो ठीक है, चलो वॉल्यूम है। तीसरी चीज पैटर्न तो बन नहीं रहा है, यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। वैसे देखा जाए तो एक पैटर्न बन रहा है जो मैंने अभी तक आपसे जिसके बारे में चर्चा नहीं करी है, वो है यहाँ पे एक रिवर्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ये एक पहला शोल्डर है, फिर ये हेड है, और फिर ये दूसरा शोल्डर है, राइट शोल्डर है, और उसके बाद राइट शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है। तो पैटर्न बन रहा है, तो दूसरा इंजन भी है यहाँ पे, पर चौथा इंजन नहीं है। चौथा इंजन सॉरी तीसरा इंजन है लेकिन चौथा इंजन नहीं है। चौथा इंजन मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास नहीं है, बल्कि रेजिस्टेंस के पास है ये। तो यहाँ पे काफी जोखिम भरा काम हो जाता है। तो मैं ये नहीं, यहां पे पोजिशनल ट्रेड नहीं लिया जा सकता, यहां लिया जा सकता था। ठीक है, चलिए अब बजाज हिंदुस्तान क्या बजाज फाइनेंस वो भी देख लेते हैं जल्दी से। तो ये है, अब बजाज फाइनेंस को अगर हम पूरा देखें, मासिक चार्ट देखें, तो ये अगर हम डाउ थ्योरी के हिसाब से चलें तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे शुरू में ये एक एक्यूमुलेशन था, और एक्यूमुलेशन के बाद यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन शुरू हुआ, और अब ये उसके बाद ये कोविड वाला टाइम आ गया जिसमें ये कैंडल बहुत ही नीचे खराब बनी थी। पर मान लेते हैं कि अभी वो
अप ट्रेंड जारी है, यहां तक जारी रहा और उसके बाद ये अब कंसोलिडेशन में आ गया है। तो ये जैसे यूपीएल में हम देख रहे थे वैसा ही लग रहा है कुछ। तो ये कंसोलिडेशन में आ गया है। तो ये अब इसके अब साप्ताहिक चार्ट पे चलते हैं। तो अभी हमको ये नहीं पता कि ये अब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि अभी सिर्फ एक कंसोलिडेशन ही है और आगे आने वाले समय में ऊपर चला जाएगा। तो अभी इसको देख के नहीं लग रहा है कुछ। तो अगर आज की समय इसमें कुछ पोजीशन बनानी चाहिए, वो भी नहीं बनानी चाहिए। ना तो सपोर्ट के पास है, ना रेजिस्टेंस के पास है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। पर इसमें एक अच्छा, अगर दैनिक चार्ट पे जाएं तो क्या हुआ है, तो अगर आप पैटर्न को देखेंगे, ये मैं रेक्टेंगल हटा देता हूं, सारी आकृतियां हटा ही देता हूं मैं। अगर आप देखेंगे तो ये एक यहां पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो ये एक शोल्डर है, फिर ये एक हेड बना। इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूं। इससे बना लेते हैं, एक मिनट में बनाने की कोशिश करता हूं। तो ये एक शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर, फिर ये एक हेड बना, फिर एक ये राइट शोल्डर बना और राइट शोल्डर के बाद ये नीचे गिर गया और नीचे गिरने के बाद ये नीचे तक यहां तक चला गया। अब हमको ये पता नहीं है कि ये पूरा खत्म हो गया है कि नहीं हो गया। मेरे को लगता है कि वो खत्म हो गया है। अभी मैं उसके इतने डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो यहाँ पे ये जो हेड एंड शोल्डर के नीचे जो करेक्शन आनी थी वो करेक्शन अब खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद ये ऊपर जाना चाहिए, ऊपर गया भी है, ऊपर चल ही रहा है ये। अब क्या हुआ, ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब जो अब ये हेड एंड शोल्डर वाली जो लाइन थी, जो नेकलाइन थी, नेकलाइन के ऊपर चला गया। तो नेकलाइन जो है वो अब सपोर्ट बन गई है हमारी। ऊपर गया, वापस नेकलाइन से टकराया, ये यहां पे टकराया और फिर ऊपर चला गया। तो ये बड़ा अच्छा है। तो अगर कोई, इसको देखते हैं अभी, बट ये तो रेजिस्टेंस जो अभी जिस जगह पे ये है, पुरानी आकृतियां सारी डिलीट कर देता हूं, एक मिनट में। हाँ, तो अभी हम जो देखेंगे तो ये नेकलाइन है। तो नेकलाइन पहले जो थी वो एक रेजिस्टेंस थी, लेकिन जब प्राइस उसके ऊपर चला गया तो ये सपोर्ट बन गई। तो ये नीचे आया और उसके बाद ये कैंडल बनी। तो ये कैंडल बनी 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को ये करीब करीब 3.25% की कैंडल बनी और ये बहुत ही अच्छी कैंडल है। वॉल्यूम भी अच्छा है, कैंडल का साइज भी अच्छा है। पिछली दो कैंडल्स जो रेड कैंडल्स थी उनको भी क्रॉस कर गया है, बिल्कुल सपोर्ट पे बना है। तो ये सब तरीके से बहुत ही अच्छी कैंडल है। तो अगर किसी ने यहां पे लिया तो आगे आने वाले समय में ये ऊपर तक जा सकता है। ऊपर कहां तक जा सकता है, एक ये रेजिस्टेंस है, यहां पे एक बना देते हैं। क्या हुआ, हाँ, तो यहां तक जा सकता है। और अगर इस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर जाए तो वो यहां तक जा सकता है। तो वो आगे आने वाली बात है। पर अभी क्या हुआ है, एक ये रिवर्सल आ गया है इसमें, जो मेरे को लग रहा है रिवर्सल आ गया है। और रिवर्सल आने के बाद अब ये बजाज फाइनेंस ऊपर जाना चाहिए। जैसे यूपीएल का भी, यूपीएल का लग रहा था कि अभी हमको निश्चित नहीं हो रहा था कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अभी पता नहीं था। लेकिन यहां पे मेरे को लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा। मतलब ऊपर कहां तक जाएगा, हम सिर्फ सब रेजिस्टेंस तक की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की ज्यादा ऊपर नहीं जाते, हम सिर्फ रेजिस्टेंस तक की बात करते हैं। ठीक है, आशीष आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मुझे ऐसे ही वो डेली चार्ट पे जहाँ इस टाइम पे इसका प्राइस है ना, वो रेजिस्टेंस ही लग रहा था। नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है, ये बहुत ही अच्छा बना है। हेड एंड शोल्डर
बना और हेड एंड शोल्डर नीचे आया और रिवर्स हो गया, उसके बाद ये बड़ा अच्छा है। पर तो आप मेन चीज ये भी देखिए कि अभी ये ओवरऑल अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो ये अभी कंसोलिडेशन में ही है। जब तक ये पूरा इसके ऊपर नहीं निकल जाता हम अभी कुछ नहीं कह सकते। तो ये छोटे ट्रेड्स लेने के लिए तो ठीक है, लेकिन लंबे ट्रेड्स लेने के लिए अभी ठीक नहीं है। तो कल के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? अगर कल कैसी कैंडल बने तो हमें लेना चाहिए? ये वाला हाँ। ये वाला तो आप अभी चाहे ले लीजिए, क्योंकि क्या है कि हमने इस कैंडल के क्लोज पे लेना था 19 अगर अप्रैल मिस की, हो गई, हाँ हाँ 19 अप्रैल के क्लोज पे लेना था, मतलब हमको 20 अप्रैल की सुबह लेना था। तो 20 अप्रैल की सुबह समझ लीजिए ये 7,195 या 7,200 के करीब लेना था, और आज की डेट में इसका प्राइस है 7,294, मतलब 100 रुपए ज्यादा है समझ लीजिए। मतलब 7,000 में 100 रुपए इतनी बड़ी बात नहीं है। कितने प्रतिशत हो गया? मेरे ख्याल से एक 1.25% के करीब आएगा। अभी भी ले सकते हैं कल। हाँ, कल मतलब किस टाइप की कैंडल बने तो हमें लेना चाहिए? कल किसी भी ग्रीन तरह के बने? बने, किसी भी तरह के बने कोई मतलब नहीं, मतलब ऊपर नहीं लेना आपने। ये नहीं कि अब वो गैप अप ओपनिंग हो जाए, यहाँ पे ओपनिंग हो और फिर आप ले लो, वो नहीं। यही इसी प्राइस पे कहीं कैसी भी कैंडल बने उससे हमको कोई मतलब नहीं है अब। तो लिया जा सकता है ये, पर यही है कि अब उसको यहीं तक होल्ड करना है, मतलब 7,832 रुपए, तो 7,800 के करीब तक होल्ड करना है, उसके आगे नहीं देखते हैं। ठीक है। और कोई आज का हो गया पूरा, और कोई प्रश्न है तो लिख लेते हैं, नहीं तो हम आज का समाप्त करते हैं। ठीक है। तो ठीक रहा आज का। प्रोसेस को याद रखिए, प्रोसेस का बल्कि आप क्या करिए, जो भी आपने नोट्स लिखे हुए हैं एक अच्छी तरह से उसको फॉर्मली लिख के एक पेज पे, क्योंकि बड़ी चीजें नहीं है उसमें, छोटे छोटे पॉइंट्स ही हैं, वो छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के अपने जहां पे भी आप हैं वहां पे आप डेस्क पे वो रख लीजिए, चिपका दीजिए डेस्क के ऊपर वो, कि आपको याद रहेंगे वो। हम्म। ठीक है, तो इसको बंद करें आज के लिए। ठीक है सर। ठीक है, चलिए, धन्यवाद और शुभ थैंक यू। रात्रि। कल मिलते हैं। थैंक यू। बस।